यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा अपना पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कम्बिनेशन अपना हो चुका था, एक बार उसको थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो अगर सेल्स सीरीज में जुड़ी हुई हैं जिनके ईएमएफ E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और वो दोनों सर्किट में आई करंट भेज रही हैं, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया था अपना E1 प्लस E2 और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया था R1 प्लस R2। एक विशेष बात थी कि जो भी सेल रिवर्स सेंस में अगर कनेक्ट हुई, जैसे मान लीजिए ये वाली सेल इस तरह से रिवर्स सेंस में कनेक्ट कर दी, उल्टी जोड़ दी, तो फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा E इक्वल टू E1 माइनस E2। करंट की डायरेक्शन में जिसका ईएमएफ है उसको हम प्लस लेंगे और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जिसकी सेंस हो गई है उसको माइनस लेंगे, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा उन दोनों का, ईएमएफ का डिफरेंस। लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल करंट जो भी जाएगी उसके रास्ते में रेजिस्टेंस तो रुकावट पैदा करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 माइनस R2 हो जाए। ये बातें हो चुकी थी। आज लेते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज का है, क्योंकि इसमें थोड़ा सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भरी है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये दो पॉइंट हमारे ए और बी हैं, इनके बीच में दो सेल हमें पैरेलल में जोड़नी है। एक सेल ईएमएफ E1 वाली जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरी सेल ईएमएफ E2 वाली जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। दोनों के नेगेटिव टर्मिनल बी पे और पॉजिटिव टर्मिनल ए पे जोड़ दिए गए हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ा सा नज़दीक दिखाते हैं, इस तरह से। दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअल करंट I1 I2 सर्किट में भेज रही हैं सीरीज कम्बिनेशन में, क्योंकि दोनों की करंट कंबाइन होकर एक ही सिंगल करंट बना सकती थी I। लेकिन यहाँ जब तक कंबाइन नहीं होती तब तक तो इनकी इंडिविजुअल करंट रहेगी, और दोनों की कंबाइन होने के बाद करंट बन जाती है, मान लीजिए आउटर सर्किट में जब करंट भेजेंगी तो I। यानी यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन शुरू करेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 से। यही करंट सर्किट में फ्लो होने के बाद जब इधर से एंटर करेगी तो ऊपर की I1 करंट और नीचे की I2 करंट। किसी भी सेल से जितनी भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी उतनी ही करंट उसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी। सेम केस हर सेल के साथ होता है, आगे के सर्किट में भी इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी दो सेल हैं, लेट टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected between A and B in parallel। आप बिल्कुल इसी तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं, तो ये आपको फ़ायदा रहेगा। थोड़ा सा मुझे टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा फ़ायदे की चीज़ रहेगी। तो अगर ये दोनों सेल, इनकी डिटेल यहाँ पे लिख दी गई है। इफ़ I1 and I2 are the individual currents of the cells एज शोन इन डायग्राम कर देते हैं। देन नेट करंट I मस्ट बी I1 प्लस I2, और ये हमारी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे हमने रेजिस्टेंस का किया हो
चाहे हम कैपेसिटर्स में टोटल चार्ज की बात करते थे तो वहाँ भी हम इस तरह से इंडिविजुअल का जो भी चार्ज या करंट होती थी उसको टोटल करंट के इक्वल कर देते थे या टोटल चार्ज के इक्वल कर देते थे। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहाँ पैरेलल कम्बिनेशन का जो डेरिवेशन हमें स्टडी करना है उसका मेन मकसद है कि पैरेलल कम्बिनेशन में दोनों सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या बनेगा, E1 और E2 की टोटल वैल्यू क्या आएगी। सीरीज में तो E1 प्लस E2 आ गई थी, लेकिन यहाँ हो सकता है कुछ और आ जाए, देखते हैं। तो मेन मकसद तो हमारा वो है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना शुरू करते हैं और वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 और E2 की टर्म में आ जाए। उसी तरह से नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आता है वहाँ तक इस इक्वेशन को आगे लेके चलना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, I1 I2 की वैल्यू इस सर्किट से निकाल के लाते हैं और यहाँ रखते हैं। तो कैसे हो सकता है कि अगर इस पैरेलल कम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 का जो टोटल है अगर वो R बनता है और इन दोनों का टोटल A और B के बीच, ये मेरा A है, ये मेरा B है, इन दोनों के बीच में दोनों सेल का टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 का मिलकर बना होगा, जो भी उसकी वैल्यू आएगी, मान लीजिए वो R आई, तो A और B के बीच में ये करंट I जब इसमें फ्लो होगी तो इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। मान लीजिए वो पोटेंशियल ड्रॉप था V, और दोनों सेल का टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 E2 का मिलके अगर E हुआ होगा तो मेरा डायग्राम इस तरह से बन सकता है, टोटल EMF E और टोटल रेजिस्टेंस R, और जब ये सर्किट में करंट फ्लो कराएं, ये करंट मेरी I जब फ्लो होगी, A और B के बीच में अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V रहा हो तो मैं V को यहाँ एक बार कंसीडर कर लेता हूँ। ये हमारा इस डेरिवेशन में बहुत फ़ायदा करेगा। A और B के बीच में इस टाइम इस कम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है कि मैं V इक्वल टू E माइनस आई आर का जो रिलेशन मैंने सेल के लिए पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये मैं पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेता हूँ जब ये दोनों सेल सर्किट में करंट I भेज रही होंगी, तो उस I करंट के कारण A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा V। तो इफ़ V is the potential difference between A and B, then ये सब I1 I2 की वैल्यू निकालने के लिए किया जा रहा है। तो फर्स्ट सेल के लिए, देन फॉर फर्स्ट सेल, अब फर्स्ट सेल के लिए मुझे क्या क्या पैरामीटर मिल गए हैं। करंट I1 मुझे पता है, EMF E1 पता है, रेजिस्टेंस R1 पता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच जहाँ डायरेक्ट ये सेल जुड़ी हुई है, ये उस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल की भी वैल्यू है V। पैरेलल कम्बिनेशन में सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, दूसरे वाली सेल के लिए भी यही रहेगा, फर्स्ट के लिए भी यही रहेगा, और जितने भी और सेल जुड़ी होती सबका V ही होता। ये पैरेलल कम्बिनेशन की प्रॉपर्टी हमें पहले से ही पता है। तो फर्स्ट सेल के लिए अगर मैं V इक्वल टू E माइनस आई आर रिलेशन यूज करता हूँ तो V की जगह V, E की जगह E1, I की जगह I1, R की जगह R1 होना चाहिए। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकलने वाली है। I1 R1 को लेफ़्ट साइड ले जाता हूँ और राइट साइड मेरा हो जाएगा E1 माइनस V। तो I1 की वैल्यू आ जाती है E1 माइनस V अपॉन R1 फर्स्ट सेल के लिए। उसी तरह से सेकंड सेल के लिए निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर सेकंड सेल V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 एंड I2 उसी तरह से आ जाना चाहिए अपना E2 माइनस V अपॉन R2। अब ये I1 I2 दोनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इक्वेशन 1 में इनको पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड की तो वैल्यू भी नहीं पता है I की,
I1 I2 ही निकाले हैं केवल, तो इन दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, यानी E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। इनको अलग अलग अगर लिखें तो I इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2 लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे का इधर ले आता हूँ, इस साइड। यहाँ से आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप सीधा अपने नोट्स बना सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा टाइम ज़रूर मेरा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर I इक्वल टू, मैं E वाली टर्म दोनों एक साथ कर लेता हूँ, प्लस में है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और जो I वाली टर्म है वो V वाली, उन दोनों में से V कॉमन ले लेता हूँ और माइनस V, तो माइनस V कॉमन लिया कुल मिला के, और ये मेरा बचता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये मेरी आ जाती है सेकंड इक्वेशन। अब मैं लेफ़्ट साइड में उसी तरह से नेट करंट I को निकालने की कोशिश करता हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि A और B के बीच इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट EMF मेरा E हो जाता है, और दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो जाता है। तो एक बार यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट E एंड R आर द इक्विवेलेंट EMF and equivalent internal resistance between A and B, then अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये A हो गया मान लीजिए, ये B, दोनों सेल का इक्विवेलेंट EMF ये रहा, और दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया। इस तरह से मेरा सर्किट इस तरह से बन जाएगा, और ये वो करंट I बह रही है। तो फिर A और B के बीच तो पोटेंशियल डिफरेंस V हम मान ही चुके हैं। ये करंट जब सर्किट में फ्लो होगी तो इस इक्विवेलेंट EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V मेरे पास है, करंट I मेरे पास है। तो इस इक्विवेलेंट सेल के लिए मैं V इक्वल टू E माइनस R का फिर यूज कर सकता हूँ। तो ये बातें हमने लिखी दी हैं ऊपर। देयरफॉर वी कैन राइट V इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ से I की वैल्यू निकाल के हम लेफ़्ट साइड में यहाँ रख देते हैं। तो IR इक्वल टू E माइनस V, देयरफॉर I इक्वल टू E माइनस V अपॉन R। ये I की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, E माइनस V अपॉन R इक्वल टू, इसको अभी से ऐसा कर लेता हूँ, अलग अलग के नीचे लिख लेता हूँ इसको, E अपॉन R माइनस V अपॉन R, क्योंकि पहले भी ऐसे लिखे हुए हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, इस I की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हुए लेफ़्ट साइड हो जाएगी हमारी E अपॉन E अपॉन R माइनस V अपॉन R इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहा है, सिंपल है बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन रोल V इक्वल टू E माइनस IR का रहा है। सर्किट को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी, सीरीज कम्बिनेशन के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन सब कुछ पहले हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सेल के लिए भी हमने वही फार्मूला V इक्वल टू E माइनस R, सेकेंड के लिए भी वहाँ से I1 I2 की वैल्यू हमने निकाली, उसको इक्वेशन 1 में पुट किया, यहाँ तक पहुँचे। अब इक्विवेलेंट सर्किट के कंसिडरेशन करके और सेम लेफ़्ट साइड के लिए भी हमने अप्लाई किया, और यहाँ तक हम पहुँच गए। ये हमारी है इक्वेशन 3। अब अगर दोनों साइड का
हम कंपैरिजन कर लें तो जो ई वाली टर्म है उसे ई वाली टर्म के साथ, जो वी वाली टर्म है उसे वी वाली टर्म के साथ कंपेयर करके लिखें तो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आ जाए और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाए। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। इस साइड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ई वाली टर्म लेफ्ट साइड में है ई अपॉन आर, राइट साइड में है हमारी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। यहाँ से इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल सकता है ये, लेकिन अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फिलहाल इसको मैं इक्वेशन 4 करके छोड़ देता हूँ। अभी पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर वहाँ पुट करके और तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो दूसरी कंपेयर करता हूँ, एंड V अपॉन R इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, V से V कैंसिल करके 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फिफ्थ रिलेशन। यहाँ से तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल सकता है। पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था, यानी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल कम्बिनेशन में उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे हमने रेजिस्टेंस का पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ा था, उसी वे में। तो यहाँ इस R की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आ सकती है। तो इसको थोड़ा सा इक्वेशन 4 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारी E की वैल्यू डायरेक्ट आ सके। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, यस। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, वैसे न्यूमेरिकल में हम ये इक्वेशन ज़्यादा यूज करेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए। ये बेहतर रहेगा, इजी रहेगा। कितनी भी सेल जुड़ी हों, जितनी भी सेल जुड़ी होंगी उनको प्लस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, E अपॉन आर को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, E इंटू 1 अपॉन आर, नो प्रॉब्लम, सिंपल बिल्कुल। राइट साइड में हमारा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और 1 अपॉन आर को मैं मान लेता हूँ E के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन आर को डिवाइड में ऐसे, और E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 को ऐसे। क्योंकि ये करना आसान रहेगा, इससे बढ़िया कि मैं एलसीएम लेके और उनको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूँ, तो वो कॉम्प्लिकेट करने से बढ़िया है कि इसको हम ऐसे ही याद रखें। 1 अपॉन आर की वैल्यू हमारे पास है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये बेहतर तरीका रहेगा। अब जितने भी सेल जुड़े हुए हैं सबके ऊपर और नीचे ऐसे ही जोड़ते चले जाओ, बाकी कैलकुलेशन सिंपल हो ही जाएगी अलग से। और अगर थोड़ा सा और इसको टेक्निकली लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और नीचे वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऊपर ले जाऊं तो अभी तो ये मान लो कि इसकी पावर +1 की है, ऊपर जाके -1 पावर हो जाएगी, या फिर ऐसे याद कर लीजिए, ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो ये दो सेल्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो उनका फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। बस एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि अगर एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाए, किसी भी सेल को अगर हम रिवर्स करके जोड़ दें तो बस उसी का ईएमएफ हम माइनस यूज कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस वाले केस में कोई प्लस का माइनस नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो प्लस ही होता है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट ईएमएफ दो सेल का इस तरह से निकाल लेंगे और जितनी भी सेल हों जोड़ते चले जाइए। अगर यहाँ पे हम रिवर्स नहीं करते तो फिर हमारे प्लस ही रहेंगे, जितनी भी सेल हों प्लस करते चले जाइए। E3 अपॉन R3, E4 अपॉन R4, यहाँ पे 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4 और उसी वे में हो जाएगा। तो डेरिवेशन तक तो इस तरह से ठीक रहेगा।
अब इस केस में ले लेते हैं थोड़ा सा कि अगर n सेल्स हमारी जुड़ी होती हर एक लाइन में, हर एक रो में, और ऐसी ऐसी हमारी कुछ रो पैरेलल में जुड़ी होती, तो उसे बोलते हैं फिर मिक्स्ड कम्बिनेशन। बहुत कर लेते हैं उसको साथ साथ। इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल वगैरह पूछ ले तो फिर दिक्कत आएगी, नहीं तो मिक्स्ड कम्बिनेशन हेडिंग डालते हैं आगे। मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। हर एक रो में n सेल्स हैं, n सेल्स, और ऐसी ऐसी मान लेते हैं कि m रोज ये A पॉइंट से जुड़े हुए हैं सबके फर्स्ट टर्मिनल, और इधर B पॉइंट से, इस तरह से n सेल्स जुड़ी हुई हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा इजी ये कर दिया कि सभी सेल्स आइडेंटिकल हैं। अगर E1 E2 E3 कर लेते तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, समझ में आना मुश्किल हो जाता। तो आप क्योंकि मिक्सड कम्बिनेशन पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। 2 सेल में तो E1 E2 करके सिंपल सा डेरिवेशन हो गया था, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी पड़ जाएगा, इसलिए इसको सिंपल ये रखा गया कि ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। इट मीन्स हर एक सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और मान लीजिए वो E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। जब सभी सेल की संख्या हर लाइन में इक्वल है, तो हर एक लाइन में इक्वल करंट ही फ्लो हो रही होगी, तो हर एक लाइन से सेम करंट फ्लो होगी, जितनी भी उसे कहेंगे हम, और सबकी करंट का टोटल करंट मान लीजिए I यहाँ पे आता है। मैं बार बार फिर स्मॉल i लिखने की आदत है, नहीं तो कैपिटल I को छोड़ कर स्मॉल i लिखा जाएगा, गलती हो जाएगा। तो यहाँ जो भी करंट थी उसको हम कुछ भी नाम दें, लेकिन सबका टोटल यहाँ पे I करंट बन के निकल रहा था। और इसका हमें डेरिवेशन करना है कि इस मिक्स्ड कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF क्या आना चाहिए और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाना चाहिए A और B के बीच। ये I करंट इधर से निकली है तो इधर से एंटर भी करेगी। तो अब इसको करना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल रहेगा, जंजाल सा दिख रहा है लेकिन आसान है बहुत। चलिए इसके एक्सटर्नल सर्किट के रूप में एक बड़ा रेजिस्टेंस R डाल देते हैं। इस डेरिवेशन को यहाँ तक थोड़ा बढ़ा लेंगे इसको। कैपिटल R रेजिस्टेंस है जिसमें ये करंट I फ्लो होगी। तो लेट n identical cells each of EMF E and internal resistance are connected in series in each row, and such m rows are connected in parallel between A and B,
as shown in diagram. This combination sends current I in external resistance R. इतना 2 लाइन फटाफट लिख देंगे, इनको लिखना चाहिए हमें। तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि एक रो का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल ईएमएफ कितना हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिकॉज इन फर्स्ट रो या ईच रो कर लेते हैं, बिकॉज इन ईच रो देयर इज सीरीज कॉम्बिनेशन, या सीरीज कर दीजिए इतना, तो देयरफॉर ईएमएफ ऑफ ईच रो मस्ट बी E1 प्लस E2 प्लस E3। कितनी बार? n बार जब जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ते तो 2E हो जाता, 3 बार जोड़ते 3E हो जाता, और n बार जोड़ेंगे तो NE हो जाना चाहिए। उसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, R रेजिस्टेंस जब n बार जोड़ेंगे तो उसी तरह से हमारा NR हो जाना चाहिए। तो हर एक रो के बारे में टोटल ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो हर रो के बारे में इतना तो पता हमें चल गया, लेकिन ऐसी ऐसी m रो पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, तो अब इनका सभी रो का टोटल ईएमएफ पे विचार करना है। अब देखिए, इस रो का टोटल ईएमएफ हमारा आ गया NE, इसका भी NE, इसका भी NE, यानी अगर मैं A और B के बीच, चलिए A और B के बीच क्या, मैं पहले इस रो का मानता हूँ कि यहाँ मैं वोल्ट मीटर जोड़ के देखता हूँ जब सेल से करंट नहीं ली जा रही है। अभी मान लेते हैं हमारा सर्किट डिस्कनेक्टेड है, तो अगर मैं इन दोनों टर्मिनल के बीच, या अब तो A और B के बीच कर दूँ, चलिए पहले ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों टर्मिनल के बीच यहाँ कोई वोल्ट मीटर जोड़ता हूँ V, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? जब सेल से करंट नहीं ली जाती तो किसी सेल के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसका ईएमएफ होता है। फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू E माइनस IR। अभी सर्किट डिस्कनेक्टेड है, I की वैल्यू है 0, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? E के बराबर। और इन दोनों टर्मिनल के बीच टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया है हमारा N सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स NE। तो पहली लाइन का ईएमएफ हमारा आ गया NE, दूसरी का भी यही है, तीसरी का भी यही है, वही है। और क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, क्योंकि सभी लाइन, सभी रो A और B के बीच ही जुड़ी हुई हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो नहीं सकता। इसलिए जब सेल से करंट ना ली जा रही हो तो A और B के बीच टोटल ईएमएफ हमारा वही होगा जो एक रो का हुआ है। ये बात क्लियर हो गई होगी, तो इसको लिख देते हैं, देयरफॉर, या पहले बिकॉज कर लेता हूँ, बिकॉज M rows are in parallel, therefore equivalent EMF equivalent EMF between A and B E डैश नाम दे देता हूँ, ये वही रहेगा जो एक रो का है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया हर रो का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि हर एक रो उन्हीं दोनों कॉमन पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड हैं, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस NE ही रहेगा। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक रो का हमारा NR आया है, और एक रो के रेजिस्टेंस को अगर मैं R1 कहूँ, दूसरी के रेजिस्टेंस को R2 कहूँ, R3 R4, तो अगर R1 R2 R3 R4 पैरेलल में जुड़ते हैं तो हम उनका इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से। बस उसमें वो कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस वाला लगा देंगे। तो नेक्स्ट लाइन से लिखता हूँ, R डैश इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस between A and B
देन पैरेलल कम्बिनेशन का वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि 1/r डैश मस्ट बी फर्स्ट रो के लिए 1/nr, सेकंड रो के लिए 1/nr, थर्ड रो के लिए उसी तरह से हमारी कितनी रो हैं, m रोज हैं। अगर मैं 2 बार 1/nr को जोड़ता हूँ तो मेरा आ जाना चाहिए 2/nr, 3 बार जोड़ता हूँ तो 3/nr, और m बार जोड़ता हूँ तो m/nr मेरी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो देयरफॉर 1/r डैश मस्ट बी m/nr। क्लियर है? तो 1/r डैश आया है, मुझे तो r डैश चाहिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा आ जाता है r डैश इक्वल टू nr/m। ये मेरा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है A और B के बीच। तो A और B के बीच अब मुझे किसी सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं रही, मेरा डायरेक्ट ही निकल गया कि भाई टोटल EMF मेरा A और B के बीच आ जाता है NE। टोटल A और B के बीच का रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ के आएगा वो आता है मेरा nr/m। अब ये करंट जब इस सर्किट में फ्लो होगी तो ये nr/m यानी जो टोटल रेजिस्टेंस A और B के बीच का r डैश और ये R, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। देखिए करंट इससे जाती हुई R डैश में को होकर जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो यानी मेरा सर्किट इस तरह से बन सकता है। अब सभी सेल का जो इक्विवेलेंट EMF है वो NE हो चुका है, सभी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R डैश हो चुका है। ये मेरे पॉइंट A और B थे और इनसे करंट कम्बिनेशन से I बह रही थी, और ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो इस पूरे जंजाल वाले सर्किट को शॉर्ट में इस तरह से बना के हम आगे अपना समझ सकते हैं। टोटल EMF NE हो गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश हो गया, और ये R। तो अब सीरीज में होने के कारण R और R डैश टोटल रेजिस्टेंस बना लेंगे इस पूरे सर्किट का। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इधर से हटा देता हूँ। चलिए, टोटल EMF मेरे पास है E डैश, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास है R डैश। देयरफॉर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, क्योंकि टोटल सर्किट में आउटर रेजिस्टेंस भी आ चुका है। अब टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मेरा हो जाता है, अगर मैं R डैश नाम देता हूँ तो R प्लस R डैश। टोटल EMF मेरे पास है, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास है, तो अब करंट की वैल्यू I हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर करंट इन आउटर सर्किट I इक्वल टू E डैश अपॉन R डैश। E डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं NE, R डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं R प्लस R डैश। तो NE अपॉन R प्लस R डैश की वैल्यू हम निकाल चुके थे nr/m। यहाँ तक डेरिवेशन तो हमारा यहाँ तक पूरा हो चुका था कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल EMF। आगे का ये इसलिए बढ़ाया है कि इसमें एक कंडीशन लगेगी कि इस आउटर सर्किट में मैक्सिमम करंट कब पास हो सकती है। आउटर सर्किट की बात कर रहा हूँ। अगर आउटर सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो और हम A और B दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दें कंडक्टर से, तो मैक्सिमम करंट तो वो होगी इन सेल के कारण, लेकिन वो इंटरनल रेजिस्टेंस में फ्लो होगी, आउटर सर्किट में नहीं। अगर आउटर सर्किट की बात आती है तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो अगर यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेके मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो कर ही लेंगे, MR प्लस NR ये आ जाएगा। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो करंट मैक्सिमम तब होगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम की कंडीशन क्या करें, यहाँ माइनस होता तो दोनों को इक्वल करके 0 आ जाता, उससे कम क्या होता, लेकिन यहाँ प्लस है तो फिर इसका कैसे निकालें। तो हम इसको दूसरे तरीके से मिनिमम कंडीशन पे लेके चलते हैं कि भाई अगर हमें याद हो तो A प्लस बी का होल स्क्वायर
इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता था क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सॉल्व करके देखिए, राइट साइड को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होगा, यानी ये कंडीशन इक्वल होने की है। बस यहाँ a की जगह mr और b की जगह nr लिखते जाओ। तो अगर मैं a की जगह mr प्लस b की जगह nr लिख के और इसी को करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरा हो जाना चाहिए इस तरह से। और अगर यहाँ मैं mr प्लस nr की वैल्यू निकालता हूँ तो स्क्वायर मुझे हटाना पड़ेगा और मेरी सारी राइट साइड स्क्वायर रूट के अंदर आ जानी चाहिए। अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो राइट साइड में मुझे दिख रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू तब आ सकती है जब ये पोर्शन मेरा जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। अगर mr और nr बराबर हो जाएं तो मेरा ये पोर्शन जीरो हो सकता है। फिर इस वाली टर्म में जीरो ऐड होने पे सबसे कम वैल्यू आएगी। अगर ये जीरो नहीं होती तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड होके उस वैल्यू से बड़ी आएगी जब ये जीरो होगी। तो इसलिए मिनिमम कंडीशन, इसके मिनिमम होने की कंडीशन ये रही कि ये वाला पोर्शन हमारा जीरो हो जाए। तो यहाँ कंडीशन क्या रही, देयरफॉर फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ mr प्लस nr, रूट के अंदर जो हमारा mr माइनस nr है वो हमारा जीरो हो जाना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाता है तो mr इक्वल टू nr हम लिख सकते हैं, या r इक्वल टू nr अपॉन m, जो हमारी r डैश की वैल्यू आई थी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस r डैश की वैल्यू आई थी हमारी, ये जो थी ये रहा r डैश। तो ये कंडीशन क्या आई कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर सभी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तब आउटर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। ये कंडीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बस इसके लिए आई को आगे बढ़ाया है। तो देयरफॉर फॉर मैक्सिमम करंट, या कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, इन आर कह लो या एक्सटर्नल सर्किट कह लो, तो वहाँ से हमारे सामने बात आ गई कि आर मस्ट बी इक्वल टू एन आर अपॉन एम, यानी आर डैश। तो ये मिक्स्ड कम्बिनेशन का थोड़ा सॉल्यूशन हमने करने की कोशिश की। इस पे बेस कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा तो अब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच। इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत आएगी तो आगे उसको देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।